हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स एंड रूल्स का सेकंड पार्ट, द रूल्स। अब ये पढ़ें, इससे पहले हम प्रीवियस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक्ट कब आया था? 1940 में। और रूल्स कब बने? 5 साल बाद, 1945 में। और ये सब कब हो गया था? इंडिपेंडेंस से पहले। अब रूल्स में क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं पहले ही बता दूं, रूल्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट हम एएसयू ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ उसी के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं हम उन्हें ध्यान में देंगे। तो रूल्स में कितने पार्ट हैं? 1 to 19, ये रोमन नंबर में लिखा हुआ है। 1 to 19 पार्ट्स में डिवाइडेड है और उन्हीं पार्ट्स के अंदर 1 to 169 रूल्स हैं। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो 151 लिखा हुआ है, क्योंकि एएसयू ड्रग्स 151 से लेके 169 के अंडर ही एक्सप्लेन की गई हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर पहले 1 to 169 लिख सकते हैं और फिर उसमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि 151 to 169 जो है वो रूल्स के अंदर आता है, मतलब एएसयू ड्रग्स के रूल्स के लिए आता है। फिर स्केड्यूल क्या है ये अलग से एक्सप्लेन किया गया है, तो स्केड्यूल हम इसके अगले लेक्चर में लेंगे। स्केड्यूल A to Y आज हम 151 रूल से लेके 169 रूल तक लेंगे। और ये किसके अंडर आता है? जो पार्ट्स हैं 1 to 19। अच्छा, इसमें मैं क्लियर कर दूं, जो ये पार्ट्स है आपका, पहले क्लियर कर लेते हैं। ये 1 to 19 जो पार्ट्स हैं, इसमें भी एएसयू ड्रग्स सिर्फ कहाँ पर बताई गई हैं? पार्ट 16 टू पार्ट 19, है ना? आप ऐसे भी लिख सकते हो 16 to 19, बट बेटर यही सही तरीका है। तो क्या बात करी हमने अभी तक? फट से रिवाइज करते हैं। पार्ट्स कितने हैं? 1 to 19 पार्ट्स हैं। कितने बताए गए हैं एएसयू ड्रग्स के लिए? 16 to 19। रूल्स कितने हैं? 169। एएसयू ड्रग्स के बारे में कहाँ पर बात करी गई है? 151 से 169 तक। और स्केड्यूल क्या है? अलग बताया गया है, A to Y। चलिए अब आ जाते हैं पार्ट 16 में, क्योंकि आगे के हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे सिलेबस से वो बाहर है। तो 16 पार्ट्स में कितने रूल्स आ जाते हैं? 151 to 160। अब इसमें क्या क्या बात करी गई है? सबसे पहला जो हम लेते हैं इसमें मैन्युफैक्चर, 16 पार्ट में मैन्युफैक्चर फॉर सेल्स ऑफ आयुर्वेदिक इंक्लूडिंग सिद्धा और यूनानी ड्रग्स, मतलब एएसयू ड्रग्स के मैन्युफैक्चर और सेल के बारे में बात करी गई है। ठीक, तो इसमें ये 153 रूल जो है वो क्या बताता है? एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर एएसयू ड्रग्स, मतलब अगर आप एएसयू ड्रग्स बना रहे हैं तो उसके लिए जो एप्लीकेशन होगा लाइसेंस के लिए वो कहाँ मिलेगा आपको? इसी पार्ट के 153 रूल में मिलेगा। देन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये वाला है 155B, सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड ऑफ जीएमपी ऑफ एएसयू ड्रग्स। सर्टिफिकेट कहाँ, कौन से उसके अकॉर्डिंग मिलेगा? 155B के अकॉर्डिंग, इसको ध्यान में रखेंगे। देन 157 पे आ जाते हैं, कंडीशन फॉर द ग्रांट ऑफ रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस इन फॉर्म 25D। The manufacture of ASU drugs shall be carried out in such premises as under such hygienic condition as per Schedule T। अब देखो ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, इसको एक्सप्लेन करते हैं। 157 के अंदर क्या आता है कि जो भी आप प्रोडक्ट्स बना रहे हो ASU ड्रग्स के, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स के, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी, किस एरिया में डेवलप होना है, जीएमपी उसका क्या क्या होना चाहिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, वो जैसा स्केड्यूल टी में बताया गया है ना, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे तो वो इस रूल के अंदर बताया गया है। और उसका रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेशन जो है वो इस 157 के अंदर है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पेज पे अगर मैं कहूँगी इंपॉर्टेंट क्या है, पार्ट 16 में 155B जो है वो जीएमपी के सर्टिफिकेशन के लिए। अब हम आ जाते हैं पार्ट 16A पर। ये बहुत छोटा सा है, समझ में आ जाएगा इजीली। देखो, approval of the institution for carrying out test on ASU drugs and raw materials used in manufacture on the behalf of license of manufacture for sales and ASU drugs। इसका क्या मतलब है? जो भी इंस्टीट्यूशन है जो क्या कर रहा है, ASU ड्रग्स बना रहा है, ठीक है, उस पर टेस्ट करने के लिए या उन ड्रग्स के रॉ मटेरियल पर टेस्ट करने के लिए जो लाइसेंस दिया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। मतलब इंस्टीट्यूशन को जो टेस्टिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो लाइसेंस दिया जा रहा है वो पार्ट 16A में आता है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट पोर्शन। ये मैं कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। पार्ट 16A में क्या बात करते हैं हम यहाँ पर, सॉरी ये है 16A तो हो चुका है। पार्ट 17 में क्या आएगा, लेबलिंग, पैकेजिंग एंड लिमिट ऑफ एल्कोहल इन ASU ड्रग्स। मैं पहले ही बता दूं, इस पर जितना लिमिट बताया गया है इस पेज पर, जो स्टैंडर्ड लिमिट है वो डिफरेंट है। इन चीज़ों के लिए स्पेसिफिक बताया गया, इसीलिए ये अलग से इनपुट करी गई हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। अगर इनका नाम स्पेसिफिक देकर पूछते हैं तो आपको अलग वैल्यू लिखनी होगी, जो स्टैंडर्ड वैल्यू पूछेंगे वो अलग लिखनी होगी, इसलिए ध्यान से देखेंगे। तो लेबलिंग 161 में बात करी गई है, ये याद रखने वाली चीज़ है। लेबलिंग, पैकेजिंग एंड लिमिट ऑफ एल्कोहल, इसके बारे में बात करी गई है। तो पहले सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल की अलग है और इनकी पैकेजिंग कैसी होगी वो अलग है। तो देखो, जो प्रिपरेशन की जाएगी आसव की जिसमें हाई कंटेंट ऑफ एल्कोहल है, तो उसकी पैकिंग क्या होगी, छोटी होगी। 15 ml की ही पर यूनिट की पैकिंग होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा होगा तो वो इंटॉक्सिकेशन के लिए लोग यूज़ कर सकते हैं, इस वजह से। तो कर्पूर आसव हो गया, अहीफेन आसव हो गया, फिर ये तो मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाऊँगी, ये आसव हो गया। दूसरा चीज़, प्रिपरेशन कंटेनिंग सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल। अब इसमें कितना अल्कोहल होना चाहिए, जो मृत संजीवनी सुरा है उसमें 16% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होना चाहिए अल्कोहल कंटेंट, और उसकी पैकेजिंग कितनी होनी चाहिए, 30 ml की पैकेजिंग होनी चाहिए। महाद्राक्षा आसव, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बारी, इसमें 16% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होना चाहिए अल्कोहल कंटेंट, और इसकी पैकेजिंग मैक्सिमम 120 ml की हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। ये आप कैसे याद रख सकते हैं, काम करके याद रख सकते हैं। काम 15 दिन में कंप्लीट किया तो 15 ml कर्पूर आसव, अहीफेन आसव, मरगदम आसव। इनके दूसरे पार्ट में हम आते हैं। 161B में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। इसमें क्या बात करी गई है, द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ ASU ड्रग्स शैल बी डिस्प्लेड ऑन द लेबल ऑफ द कंटेनर और पैकेज ऑफ एन ASU ड्रग्स। इसका मतलब क्या है, जो भी एक्सपायरी डेट है, जो भी उसकी सेल्फ लाइफ है, उसका आपको मेडिसिन के लेबलिंग पर मेंशन करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, कई बार क्या होता है, डब्बियों में आती है मेडिसिन, तो उसमें बाहर पे नहीं लिखा होता है, तो वो क्या करते हैं, एक पर्चा मेडिसिन बॉक्स के अंदर डाल देते हैं जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स और उसकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, जिससे कि पेशेंट को कन्फ्यूजन ना हो। बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक्सपायरी डेट तो लेबल पर ही होती है, और इंग्रेडिएंट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं तो फिर वो एक पेपर में लिखकर अंदर डाल देते हैं उसको, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। फिर क्या है, सेल्फ लाइफ एज फॉलोज। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कब ये इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि देखो जो आयुष मिनिस्ट्री के अंदर यानी कि ASU ड्रग्स जो होती हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं थी ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंदर पहले, वो धीरे धीरे इसमें जब भी अमेंडमेंट होता गया और फिर उसमें अपडेट करते गए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये सेल्फ लाइफ के बारे में कब बात करी, इसमें 12 अगस्त 2016। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना, बट क्या क्या है वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें हम सेल्फ लाइफ की बात करेंगे कि आप कोई भी चीज़ ले रहे हैं उसकी मैक्सिमम इतनी तो होनी चाहिए। जबकि हमने क्या पढ़ा है, घृत हो गया या हमारा रस औषधि हो गई, ये सब क्या है, जितनी पुरानी होंगी उतनी अच्छी होंगी। चाहे हमारा आसव अरिष्ट हो गया, ये जितनी पुरानी होंगी उतनी अच्छी होंगी, बट ऐसा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट नहीं मानता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल ऐसा नहीं मानता है, वो अपनी एक पर्टिकुलर लिमिट बताते हैं कि इतने तक ही होना चाहिए उसका, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये वाले पन्ने से। 1 साल की एक्सपायरी डेट किसकी होनी चाहिए, अर्क और नेत्र बिंदु की, ठीक है। नेत्र बिंदु यानी कि आई ड्रॉप्स, अर्क और नेत्र बिंदु की इतनी होनी चाहिए। देन 2 ईयर्स में ये सब इंपॉर्टेंस रखता है। चूर्ण हो गया, क्वाथ हो गया, मंजन यानी कि टूथपेस्ट हो गया, धूपन हो गया जो धूमपान के ड्रग्स होते हैं, कर्ण नासा बिंदु, ईयर ड्रॉप्स और नीजल ड्रॉप्स हो गया। देन कम सत्व काष्ठ, औषधि से प्राप्त जो भी औषधि है यानी कि जो नॉर्मल सत्व बनाए जाते हैं, जैसे गुड़ूची का बनता है वैसे। श्वेत परपटी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अलग परपटियाँ पढ़ेंगे तो उसमें सेल्फ लाइफ अलग है। अब देखो इसकी 2 ईयर्स ही क्यों है, इसमें ना ही कोई रसज कंटेंट है, इसमें कोई पारद नहीं पड़ता, इसमें गंधक नहीं पड़ता है ना। इसमें क्या क्या पड़ता है, कफन से याद करते हैं श्वेत परपटी में, कफन, कलमी शोरा, फिटकरी और नवसादर,
इसको ध्यान रखेंगे। अदरवाइज नॉर्मल प्रॉपर्टी अगर आपसे कोई पूछे, हम आगे पढ़ेंगे, उसमें 10 ईयर्स की एक्सपायरी डेट हो सकती है, ठीक है। श्वेत प्रॉपर्टी किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? मूत्रकृच में, इसका ध्यान रखेंगे। तो 1 ईयर में सिंपल 2 ही चीज़ें हैं, वैसे तो सबकी अलग अलग लिखी हुई है, मैंने आपके लिए कंपाइल कर दिया है। 1 ईयर में अर्क और नेत्र बिंदु है, 2 ईयर्स में चूर्ण क्वाथ हो गया, घृत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, श्वेत पर्पटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब देखो शारंगधर ने एक क्या बताया है वो मैं तुमको बता देती हूँ। शारंगधर ने घृत और तेल का सेम बताया है, कि उसके ऊपर जो मेंशन्ड है वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन घृत और तेल क्या है 1 and 4 months, तो उसमें 16 महीने हो गए कहने के लिए, इतनी वैल्यू बताइए और दोनों की सेम बताइए। बट यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर घृत के लिए 2 ईयर्स बता दी गई और तेल के लिए कितना है 3 ईयर्स, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर अवलेह खंड पाक गुड़, इसको कैसे याद रखेंगे? अखंड पाक से आप याद रख सकते हो। अवलेह हो गया, खंड हो गया, उसमें ही पाक आ गया और गुड़ भी उसमें ही आ जाएगा। देन प्रवाही क्वाथ क्या है? अभी हमने क्वाथ जब पढ़ा था, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, क्वाथ जब हमने पढ़ा था तो उसमें 2 ईयर्स का था। प्रवाही क्वाथ क्या है? जो रेडीमेड क्वाथ आते हैं, पहले से ही बने बनाए, कि पेशेंट को बनाना ही ना पड़े, तो उसकी सेल्फ लाइफ कितनी हो सकती है? 3 ईयर्स, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड ऑन हो जाएंगे इस वजह से। फिर पानक शरबत, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट पहली लाइन हो गई अवलेह खंड पाक और गुड़, इसको अखंड पाक से याद रखेंगे। देन तेल हो गया। फिर आ जाते हैं 5 ईयर्स पर, इसको कैसे याद रखोगे? दाल छार से याद रख सकते हो आप। पहले वाला दाल हो गया और छार हो गया, तो दाल और छार की कितनी है वैलिडिटी? 5 ईयर्स, इतने तक वो बढ़िया रहेगा। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है गूगल। अब देखो गूगल कहीं पर भी लिखा होगा, आगे भी जब तुम फॉर्मुलेशंस में देखोगे तो जहाँ पर भी गूगल आ जाएगा उसकी सेल्फ लाइफ हो जाएगी 5 ईयर्स, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर कोई सी भी भस्म जो है, नाग भस्म हो गई, वंग भस्म हो गई या ताम्र भस्म हो गई, इनकी सेल्फ लाइफ कितनी होगी? 5 ईयर्स की, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये पेज को फटाफट से रिवाइज करते हैं। तेल कितने ईयर्स तक सेल्फ लाइफ बताई गई है उसकी? 3 ईयर्स। घृत कितने की बताई गई है? 2 ईयर्स। शारंगधर ने कितनी बता दी? 16 मंथ्स, ये ध्यान रखेंगे। आप लोग अपनी बुक से टैली भी कर सकते हैं। 5 ईयर्स में क्या है? दाल छार से याद करेंगे। फिर गूगल कहीं पर भी आएगा तो वो 5 ईयर्स ही हो जाएगा। देन नाग वंग और ताम्र भस्म होगा तो उसका भी 5 ईयर्स ही होगा जो भस्म होगी। फिर श्वेत पर्पटी का कौन सा होगा? जल्दी बताओ। श्वेत पर्पटी की वैलिडिटी जो होगी, लाइफ टाइम सेल्फ लाइफ जो होगी वो 2 ईयर्स होगी, और नॉर्मल पर्पटी अगर पूछेंगे तो 10 ईयर्स होगी, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अभी देखो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। फिर गुटिका और वटी ले लेंगे, इनके बहुत सारे सिनोनिम्स होते हैं तो सारे नहीं लिखे हैं। ये अगर सिर्फ प्रॉपर कास्ट से बनी गई औषधियों से है तो उसकी सेल्फ लाइफ कितनी हो जाएगी? 3 ईयर्स। लेकिन अगर कोई भी रस उपरस भस्म या गूगल, अब मैंने बोला था ना जहाँ पर भी गूगल आएगा वहाँ पर 5 ईयर्स हो जाएगा, गूगल होगा तो वहाँ पर 5 ईयर्स की सेल्फ लाइफ हो जाएगी। देन इसके बाद अगर उसमें केवल रस उपरस दी गई हैं बट उसमें क्या नहीं है? नाग वंग और ताम्र, इसको आप नावत से भी याद कर सकते हो या तनाव से भी याद कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत जगह आएगा। ताम्र, नाग और वंग, इन तीनों को अगर नहीं है, उसी भस्म की बात कर रहे हैं, सिर्फ रस उपरस होना चाहिए उसमें, तो उसकी सेल्फ लाइफ कितनी हो जाएगी? 10 ईयर्स। तो गूगल जहाँ पर है 5 ईयर्स, और नॉर्मल कास्ट औषधि से गुटिका जो बनेगी उसकी 3 ईयर्स। देन रस योग की बात करते हैं। अब रस योग क्या है? इसमें कास्ट औषधि गूगल मिल गया ना, तो यहाँ नीचे देखे बिना भी बता सकते हैं कि 5 ईयर्स होगी। फिर उसके बाद केवल रस उपरस से जो औषधि बनेगी उसकी 10 ईयर्स की हो जाएगी। इसमें भी वही है कि तनाव नहीं होना चाहिए उसमें। एक पेज छूट गया शायद, समझा नहीं, अंजन वाला था एक पन्ना। कोई नहीं, आप लोग लिख लीजिए। अंजन जो बनेगा कास्ट औषधि से अगर बनेगा तो उसकी 1 ईयर वैलिडिटी होगी, सेल्फ लाइफ होगी। अगर रस उपरस से बनेगी वो अंजन
तो 2 ईयर्स होगी, जिसमें मिक्स्ड होगा। काष्ठ औषधि वाला तो 1 ईयर का हो गया, जिसमें रस उपरस और काष्ठ औषधि से मिक्स्ड होकर बनेगा वो 2 ईयर्स की होगी, और जो प्लेन रस उपरस भस्म से बनेगी अंजन वो 3 ईयर्स की होगी। तो अंजन वाला कंफ्यूजन करने के लिए पूछ सकते हैं, आप लोगों को ध्यान रखेंगे। अब आ जाते हैं हम फाइनली, हमारा 17th पार्ट खत्म हो गया। अब हम 18th पार्ट में आते हैं। अब देखो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, गवर्नमेंट एनालिस्ट और इंस्पेक्टर ऑफ एएसयू ड्रग्स के बारे में बात करी गई है। अब वो ठीक है, लेकिन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, फार्माकोपिया ऑफ इंडियन मेडिसिन यानी कि एएसयू ड्रग्स कहाँ पर है, गाजियाबाद में है। वही हमारे लिए सीडीएल की तरह काम करेगी, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी की तरह। मैंने फर्स्ट लेक्चर में पूछा भी था। तो सीडीएल हमारे लिए कौन है, जो फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है, हमारे लिए गाजियाबाद। सॉरी, पार्ट 19 में ये लास्ट पार्ट है इसका। अब देखो 19 में क्या बताया गया है, इसके रूल 168 में, स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड विद इन मैन्युफैक्चर फॉर सेल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एएसयू ड्रग्स। मतलब क्या स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं। अब यहाँ पे आप मुझे प्रीवियस बताएंगे भी ज़रूर। क्लास ऑफ ड्रग्स देख रहे हैं हम, ड्रग्स इंक्लूडेड इन आयुर्वेदा फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। जो आयुर्वेदा फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में बताई गई हैं उस पर क्या स्टैंडर्ड्स अप्लाई होनी चाहिए कि उसकी आइडेंटिटी मेंटेन हो, उसकी प्योरिटी मेंटेन हो, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मेंटेन हो एज पर द आयुर्वेदा फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। जो स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं उन्हीं को फॉलो किया जाए। फिर आशा वरिष्ठ के लिए भी बताया गया है, क्योंकि अल्कोहलिक प्रिपरेशंस है। इसमें क्या है, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल में अपर लिमिट कितनी बताई गई है, शुड नॉट एक्सीड 12% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब देखो जो हमने आगे पढ़ा था, जैसे मृत संजीवनी सुरा हो गया, उसमें 16% बताया गया था। महाद्राक्षासव था, उसमें 16 बताया गया था। अगर नॉर्मल उन दोनों का नाम लेके पूछे तो 16% ही बताना है। लेकिन अगर सिर्फ नॉर्मली पूछ ले कि सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल की वैल्यू कितनी एक्सीड नहीं करनी चाहिए अल्कोहल कंटेंट की, तब आप कितनी बताओगे, 12% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम बताओगे। समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी पार्ट 19 के अंदर क्या बताया गया है, फर्स्ट पार्ट 68 में क्या बता दिया कि स्टैंडर्ड्स क्या अप्लाई होंगे। लेकिन 169 में क्या बताया कि एक्सीपिएंट्स क्या होते हैं, वो कितने ऐड किए जाएंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्वीटनर्स। क्योंकि क्या है, पैलेटेबल बनानी होती है, पेशेंट को मेडिसिन खाने लायक भी हो, है ना। जैसे आपने पढ़ा होगा जब हम चिकित्सा के चतुष्पाद पढ़ते हैं तो उसमें द्रव्य यानी कि औषध के लिए क्या आता है, BYAS, बहुगुणम योगत्वम अनेकविध कल्पना संपचेती। तो मतलब पेशेंट के लिए भी होना चाहिए अच्छा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने मेडिसिन बना दी और इतनी ज़्यादा वो पैलेटेबल नहीं है, पेशेंट खा ही नहीं पा रहा है, उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो उसके लिए स्वीटनर्स मिलाए जाते हैं। अब वो कैसे कैसे होते हैं, अब ध्यान से देखना, सुक्रोलोज, सैकरिन, एसल्फेम, देन एस्पार्टेम, ये होते हैं स्वीटनर्स। अब सुक्रोलोज और सैकरिन जो हैं वो 5 जैसे दिख रहे होंगे, तो याद रखना वो 5 mg पर kg बॉडी वेट यूज़ किए जाते हैं। एसल्फेम कितना यूज़ किया जाएगा, 15, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। और एस्पार्टेम कितना यूज़ किया जाएगा, 14 mg पर kg बॉडी वेट। वैसे जनरली ये स्टार्टिंग के 2 ही पूछे जाते हैं, पीछे के नहीं पूछे जाते हैं। अब हमारे यहाँ पर पार्ट्स फिनिश हो गए। पार्ट्स कितने थे टोटल, 19 पार्ट्स थे। लेकिन एएसयू ड्रग्स के अंदर कितने आते हैं, फट से रिवाइज करते हैं। एएसयू ड्रग्स के अंदर कितने आते हैं, 16 to 19 एएसयू ड्रग्स के लिए। फिर सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल की स्टैंडर्ड लिमिट कितनी है, 12% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। और अगर महाद्राक्षासव पूछ ले या मृत संजीवनी सुरा पूछ ले तो कितनी है, 16%। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम ही होना चाहिए, ध्यान रखना है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। और कर्पूर आसव KAM से याद किया था हमने। इनकी पैकेजिंग की लिमिट कितनी है, 15 ml की ही पैकेजिंग होनी चाहिए। प्रवाही क्वाथ कितने दिन की सेल्फ लाइफ होती है उसकी, 3 years। और नॉर्मल क्वाथ अगर पूछे तो क्वाथ चूर्ण जो आता है, जैसे क्वाथ करा जाएगा, 2 years। घृत की कितनी होती है, 2 years। और
तैल की कितनी होती है, देखो तैल ऐसे लिखते हैं ना, इस लॉ को ऐसे उल्टा कर दो तो 3 इयर्स। और शारंगधर ने कितना बताया, घृत और तैल की दोनों की सेम बताई उन्होंने, 16 मंथ्स। डन। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, वहीं पर ही लिख लेंगे। अब इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम पूरे स्केड्यूल्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि A to Y स्केड्यूल्स हमने पढ़ने हैं, बहुत सारे स्केड्यूल्स हैं, डायरेक्ट नाम लेके पूछा जाता है, Y स्केड्यूल किसके लिए आया है, देन T किसके लिए आया है, M किसके लिए है, V किसके लिए है, ये सब पूछा जाएगा। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई भी डाउट हो क्लास के बाद पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं।